हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे हिंदी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अति लघु प्रश्नों का जबरदस्त हल 2016 से 2024 तक। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, अंश और अंश में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, अंश का मतलब क्या होगा? इस शब्द का अर्थ होगा कंधा। और दूसरे अंश का क्या मतलब होगा? इसका अर्थ होगा भाग या हिस्सा। अगला प्रश्न क्या है? य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो य र ल व अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के और बिना किसी रुकावट के होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे हिंदी में 11 स्वर आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। ठीक है, मतलब स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, वो स्वर होते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। देखो, तो अर्वाचीन का विलोम शब्द होगा प्राचीन, उचित का विलोम शब्द होगा अनुचित। अगला प्रश्न है, अनुस्वार किसे कहते हैं? तो अनुस्वार जो अंग होता है, यह अयोगवाह है और नासिक ध्वनि है। मतलब ये अयोगवाह व्यंजन है और नासिक ध्वनि है, मतलब नाक से बोला जाता है, जो स्वर के बाद आती है और जिसका चिन्ह जो ऊपर बिंदी छोटी सी ये होता है, इसका उच्चारण स्थान नाक से होता है। उदाहरण अंक, गंगा। अगला प्रश्न क्या है? शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं? देखो, शब्द भाषा की वह स्वतंत्र इकाई है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे लड़का, खेल, राम, ये तीनों क्या हो गए? शब्द हो गए। पद क्या होता है? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरणिक नियमों मतलब वचन, कारक, लिंग आदि से बंध जाता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे राम ने सेब खाया, इस वाक्य में राम, ने, सेब और खाया पद है। ठीक है, और ये फिर व्याकरण नियमों से बंध गए तो ये शब्द में बन गए। ठीक है, अगला क्या है? लिपि किसे कहते हैं? देखो, लिपि किसे कहते हैं? लिपि मौखिक ध्वनियों या भाषा को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ना, उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, और इंग्लिश किस में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। अगला है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, आ, ई, उ, ऋ, और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। अगला है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। सा, शा, सा। पहला सा है, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। दूसरा सा है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और तीसरा सा है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो अल्प विराम जो हमारा कॉमा होता है, ठीक है, वाक्य में एक ही प्रकार के आए हुए शब्दों या पदों को अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। वाक्य के बीच में थोड़ा रुकने के स्थान को दर्शाने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, श्याम, मोहन और सोहन खेल रहे हैं, तो ये देखो यहाँ पर राम और श्याम के बीच में प्रयोग हुआ है और श्याम और मोहन के बीच में प्रयोग हुआ है अल्प विराम का। अगला है, लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। क्या क्या विशेषताएं? लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं। विचारों को स्पष्ट और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता लेखन शिक्षण से विकसित होती है। शुद्ध वर्तनी और व्याकरण का सही प्रयोग भी लेखन शिक्षण से मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा,
लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य किन्हीं दो बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य दो बिंदुओं का उल्लेख कौन कौन से हैं? अक्षरों और मात्राओं का सही ज्ञान कराना चाहिए लिखना सिखाते टाइम। बच्चों को शुद्ध वर्तनी का अभ्यास कराना चाहिए लिखना सिखाते समय। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा के व्यंजन वर्गों का उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए। देखिए, व्यंजन वर्गों के उच्चारण स्थानों का नाम, तो का वर्ग, इसमें का ख ग घ ण आते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ से। दूसरा चा वर्ग, चा छ जा झा अइया, इसका उच्चारण स्थान है तालव्य मतलब तालु से। तीसरा है टा वर्ग, ट ठ ड ढ ण, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य मतलब मूर्धा से। चौथा है ता वर्ग, त थ द ध न, इसका उच्चारण स्थान है दंत मतलब दांतों से। पांचवा है पा वर्ग, प फ ब भ म, इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ मतलब ऊँटों से। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त अक्षर व्यंजनों को लिखिए। तो देखिए, तो क और श से मिलकर बनता है हमारा छ, त और आ से मिलकर बनता है त्र, ज और अइया से मिलकर बनता है ज्या, श और आ से मिलकर बनता है स्रा। अगला है हमारा, तो छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो क्षा वर्ण ये क और श के योग से बनता है। अगला प्रश्न, समानार्थी शब्द का आशय क्या है? तो समानार्थी शब्द, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के समान हो, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आकाश के समानार्थी शब्द हैं आसमान, गगन, नभ, अंबर, ठीक है, आदि। अगला प्रश्न हमारा, व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो व्यंजन, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, और इनके उच्चारण में हवा मुख के किसी भाग जैसे कंठ तालु आदि से टकराकर बाहर निकलती है, जैसे क ख ग आदि। अगला है, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। तो हिंदी भाषा के चार मुख्य कौशल हैं। पहला सुनना मतलब श्रवण, दूसरा बोलना मतलब मौखिक अभिव्यक्ति, तीसरा पढ़ना मतलब पठन, चौथा है लिखना मतलब लिखना मतलब लेखन। अगला प्रश्न है हमारा, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? क्या दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? देखिए, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय या दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, ए रे ले हुए किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो देखिए, ए रे ले हुए ये अंतःस्थ व्यंजन हैं। अगला प्रश्न, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उनके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। देखिए, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिशिष्ट या अनुबंध। अगला प्रश्न क्या है, अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अंश का अर्थ है कंधा और दूसरे वाला अंश का अर्थ है भाग या हिस्सा। अगला प्रश्न है, अर्वाचीन और उचित शब्द का विलोम लिखिए। तो अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन, उचित का विलोम हो जाएगा अनुचित। अगला प्रश्न है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, विस्मय, भय आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों या वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वह, क्या बात है, यहाँ पर देखो प्रयोग हुआ ये, अरे तुम यहाँ कब आए, ओहो कितना दुखद समाचार है। अगला प्रश्न है, उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। देखिए, उपेक्षा का मतलब हुआ ध्यान न देना और नजरअंदाज करना। अपेक्षा का मतलब होगा आशा करना या उम्मीद रखना। अगला प्रश्न है, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जिसके नीचे रेखा लगाई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा रेखांकित। अगला प्रश्न, आकाश शब्द के चार पर्यायवाची लिखिए। कौन कौन से होंगे? आकाश के पर्यायवाची नभ, गगन, अंबर, व्योम। और अगला प्रश्न है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ और औ संयुक्त स्वर
और दीर्घ स्वर वर्ण हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं लिखिए। तो ऊष्म व्यंजन 4 हैं, स, श, है। अगला है संधि एवं संयोग शब्द के विलोम शब्द लिखिए। तो संधि का विलोम होगा विग्रह या विच्छेद, संयोग का विलोम शब्द होगा वियोग। अगला प्रश्न है हमारा स्वर किसे कहते हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो स्वर वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है और उन्हें स्वर कहते हैं। उदाहरण आ ई उ रे ए ओ औ। ठीक है, मतलब जिन और जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उनको भी स्वर ही कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन कितने हैं लिखिए। तो ऊष्म व्यंजन 4 हैं, श और है। अगला है अतिथि एवं अभूत शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। ठीक है, तो अतिथि शब्द का क्या होगा, मेहमान, पाहुन, अभ्यागत। अभूत शब्द का पर्यायवाची क्या होंगे, अनोखा, अद्भुत, विलक्षण, अपूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है जिसके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अद्वितीय। अगला है अंधों में कान्हा राजा का आशय स्पष्ट कीजिए। तो अंधों में कान्हा राजा का आशय, इस कहावत का अर्थ है कि जहां योग्य लोगों का अभाव हो, बात थोड़ा बहुत जानने वाला व्यक्ति भी बहुत बड़ा समझा जाता है या उसका बोलबाला हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, अनुलेख किसे कहते हैं। तो अनुलेख लेखन अभ्यास की एक विधि जिसमें छात्र किसी दिए हुए शुद्ध लिखित रूप को देखकर उसकी नकल या अनुकरण करते हुए लिखते हैं। ठीक है, तो वो अनुलेख होती है हमारी। अगला प्रश्न हमारा ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय या एक मात्रा का समय लगता है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हीं वर्णमाला में 4 ह्रस्व स्वर हैं, आ ई उ और हरेर। अगला है सुधा एवं पंकज शब्द के अर्थ लिखिए। देखिए सुधा का अर्थ होगा अमृत और पंकज का अर्थ होगा कमल। कमल मतलब पंख का अर्थ है कीचड़ और जा का अर्थ है जन्म लेने वाला, इसलिए जो कीचड़ में जन्म लेता है वह है कमल। अगला प्रश्न है हमारा कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक के चिन्ह लिखिए। तो कारक संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों विशेषतः क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। तो कर्ता कारक का चिन्ह होगा ने, जैसे राम ने खाना खाया। अगला है अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। तो अभिव्यक्तियों के साधनों के नाम निम्नलिखित हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, ये 3 हो गए। मौखिक क्या होता है, बोलकर लिया, भाषण, बातचीत। लिखित क्या होगा, लिखकर जैसे पत्र, लेख, कहानी। संकेतों द्वारा क्या होगा, इशारे या हाव भाव। अभिव्यक्ति मतलब किसी हम जैसे क्या कहते हैं अपने विचारों को व्यक्त करना अभिव्यक्ति कहलाता है। तो अपने विचारों को मौखिक रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं, लिखित रूप से भी और सांकेतिक रूप से भी। अगला है विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए। तो विराम चिन्ह का आशय वाक्य में रुकने या ठहरने के स्थान को दर्शाना है। ये चिन्ह भाषा को स्पष्ट, प्रभावी और बोधगम्य बनाते हैं। इनके प्रयोग से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है और पढ़ने में सुविधा होती है। उदाहरण अल्पविराम, ठीक है, ये अल्पविराम है। अर्धविराम, अर्धविराम ये है। पूर्ण विराम ये है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक विराम ये है। विस्मयबोधक, विस्मयबोधक ये है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा मोंटेसी विधि का उपयोग कब किया जाता है। तो मोंटेसी विधि का उपयोग मुख्य रूप से पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने में किया जाता है। यह विधि बच्चों की स्वाभाविक रुचि और क्षमताओं पर आधारित है, जिसमें उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने और स्वयं निर्देशित गतिविधियों भाग लेने का अवसर दिया जाता है। इस विधि का उद्देश्य बच्चों में आत्मनिर्भरता, एकाग्रता और अवलोकन कौशल विकसित करना होता है। अगला प्रश्न है हमारा स्वराघात किसे कहते हैं। तो स्वराघात वाक्य बोलते समय किसी शब्द, अक्षर या मात्रा पर दबाव जोर डालने को स्वराघात कहते हैं। इससे अर्थ में परिवर्तन या बल हो जाता है। जैसे देखो बह गया है, ठीक है, अब इसमें हम स्वराघात करते हैं, मतलब जोर डाल के बोलते हैं बह गया है।
तो इसमें स्वराघात के अंतर प्रश्न के अर्थ में अंतर स्पष्ट हो जाता है। ठीक, समझ गए। अगला पार्श्विक वर्ण का उत्तर दीजिए, उदाहरण दीजिए। ठीक है, पार्श्विक वर्ण कौन सा होगा? पार्श्विक वर्ण जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ मुंह की छत को छूती है और हवा जीभ के दोनों ओर मतलब पार्श्व से निकलती है तो पार्श्विक वर्ण होता है। उदाहरण देखो, ला। ला हमारा इकलौता पार्श्विक वर्ण है। नेक्स्ट क्या है? लिपि को परिभाषित कीजिए। तो लिपि मौखिक भाषा या ध्वनियों को लिखित रूप में दर्शाने के लिए प्रयुक्त चिन्हों या वर्णों के निश्चित समूह को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऐसे हर भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। आर्य एवं उन्नति का विलोम शब्द लिखिए। तो आर्य का विलोम शब्द होगा अनार्य, उन्नति का विलोम शब्द होगा अवनति या पतन। अगला है कारक कैसे कहते हैं? अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। तो संज्ञा या सर्वनाम वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। तो अपादान कारक का चिन्ह क्या होगा? से, जो अलग होने के भाव को दर्शाता है, जैसे पेड़ से फल गिरा। अगला है अशुद्ध उच्चारण के कौन कौन से कारण होते हैं? तो अशुद्ध उच्चारण के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक कारण, भय, संकोच, बाघेंद्रियों में विकार, होठ तालु आदि में दोष, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव और वर्णों के उच्चारण स्थान का अज्ञान। और क्या है? वाचन कितने प्रकार का होता है? नामोल्लेख लिखिए। तो वाचन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, शास्वर वाचन और मौन वाचन। शास्वर वाचन मतलब जोर से पढ़ना, मौन वाचन मतलब चुपचाप पढ़ना। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में कारकों के संख्या कितनी होती है? 2 कारकों के नाम लिखिए। तो हिंदी भाषा में कारकों की संख्या 8 होती है और संस्कृत में कितनी होती है? 6, लेकिन हिंदी में होती है 8। तो 2 कारक कौन कौन से हैं? कर्ता और कर्म। कर्ता का क्या होगा? चिन्ह ने, और कर्म का होगा को। अगला है ज्या संयुक्त व्यंजन किस व्यंजन से मिलकर बना है? तो ज्या बना है जा और अञा के योग से। अगला है मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है? मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व यह व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास, विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास बढ़ाने और सामाजिक संवाद स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन? मौखिक अभिव्यक्ति। यह भाषा का मूल आधार है। क्या? मौखिक अभिव्यक्ति मूल आधार है भाषा का। अगला है लिपि और ध्वनि आपस में क्या संबंध है? तो ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई है और लिपि इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह हैं। इस प्रकार लिपि ध्वनि का लिखित रूप है। तो ये हमारा लिपि और ध्वनि का संबंध हो गया आपस में। अगला है निम्न समुच्चारित शब्द युगों में सही अर्थ लिखिए। अनल और अनिल का अर्थ लिखना है, सकल और सकल का अर्थ लिखना है। तो देखिए अनल और अनिल, तो अनल होगा हमारा आग, ठीक है, और अनिल होगा हमारा हवा। सकल और सकल में, तो सकल होगा हमारा समस्त या सारा और शकल होगा हमारा चेहरा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।